हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स। बेटा हम थर्मोडायनेमिक्स में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा एंटर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। लेकिन बिफोर एंटरिंग इन थर्मोकेमिस्ट्री मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दूंगा और कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको कराऊंगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, जो हम जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है, जो स्टार्ट जिससे हम कर रहे हैं बेटा, वो ये टॉपिक है। क्या है? मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। चेक करो बेटा इसको। देन बेटा देखो, ये हमारा टॉपिक है आज का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब हम इंटरनल एनर्जी की बात करें बेटा, यहां पे we talk about change in internal energy। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका मतलब क्या है, डेल्टा यू। इफ टॉक अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर हियर बेटा, तो हम देखो क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, बेसिकली कैलकुलेट जो होता है थ्योरेटिकली होता है और डिटरमिन होता है एक्सपेरिमेंटली। तो हम इंटरनल एनर्जी को डिटरमिन करने जा रहे हैं बेटा। अब इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमिन किस तरीके से करेंगे, देखो हम बात करते हैं बेटा यहां पे इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिटरमिन्ड with the help of bomb calorimeter। bomb कैलोरीमीटर बेटा, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या करते हैं हम, इसको डिटरमिन करते हैं। अब आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंज इन हीट। चेंज इन अगर हीट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको वॉल्यूम जो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑपरेटस है इसके लिए बेटा, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वहां पे वॉल्यूम ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, तभी जाके हम इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर का मैं आपको सेटअप बताता हूं पहले क्या होता है। इस केस में सेटअप की बात करें तो देखो सेटअप क्या होगा यहां पे। पहले मैं ड्रॉ करूंगा बेटा, आप मत ड्रॉ करना। जब कंप्लीटली ड्रॉ हो जाएगा देन आई विल आस्क यू टू ड्रॉ। ओके, ये एक चैम्बर ले लिया और इस चैम्बर में हमने इंसुलेटिंग वॉल लगा दी। मतलब ना ही हीट इससे बाहर जा सकती है और ना ही हीट इसके अंदर आ सकती है बेटा, बाहर से। क्लियर है? ये केस आ गया। अब हमने क्या किया, इस चैम्बर के अंदर, पूरे चैम्बर के अंदर हमने एक और सिस्टम रख लिया बेटा। ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर वी हैव लाइक दिस, एक स्पैचुला है या कोई रखने के लिए चीज है। ठीक है, ये हमने क्या रख लिया, यहां पे कोई इसमें इस तरीके से लगा दिया। डन बेटा, ये रखने के लिए, एंड इट इज स्टैंडिंग सम ऑन समथिंग। ये किसी चीज पे क्या हुआ ना, खड़ा हुआ। इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो जो ये बाहर वाला है ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग मतलब ना ही हीट अंदर जाएगी ना ही हीट बाहर जाएगी बेटा। क्लियर है? और ये जो वॉल है बेटा, ये अंदर वाली इसकी, दैट इज कंडक्टिंग वॉल। ये कंडक्टिंग वॉल है बेटा। ठीक है,
अब देखो इसमें हमने क्या किया, रेस्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर वी फिल्ड दैट सिस्टम विद वाटर, हमने उस सिस्टम को वाटर से फिल कर दिया, पूरे सिस्टम को वी फिल्ड दैट सिस्टम विद वाटर। बेटा यहां पे क्या है, वी हैव वाटर ऑल ओवर हियर वी हैव वाटर। देखो बेटा क्लियर है, वाटर से हमने फिल कर दिया। अब देखो इसमें जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए वी प्लेस्ड अ थर्मोमीटर इनसाइड इट, हमने एक थर्मोमीटर प्लेस कर दिया इसके अंदर, सो एज वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बेटा क्लियर है, प्लेस कर दिया। और थर्मोमीटर के साथ इस जगह पे बेटा हमने क्या लगा दिया, वी प्लेस स्टरर, क्या लिख दिया, स्टरर लगा दिया। स्टरर मतलब जो इस वाटर को रोटेट करता रहेगा। क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया बेटा, इस जगह पे नोन अमाउंट ऑफ सॉल्ट ले लिया, वी हैव टेकन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लेट द मास ऑफ दिस सॉल्ट बी m, मास ऑफ सॉल्ट इज m। ठीक है ना। और इसी के साथ देयर आर 2 इलेक्ट्रोड, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इस तरीके से, सॉरी बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाता हूं आपको। एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगा हुआ है, एंड दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से कनेक्टेड, डीसी करंट से कनेक्टेड होता है, एसी और डीसी। क्लियर है केस। अब क्या होगा, जैसे ही हम सबसे पहले जो काम करेंगे बेटा इसमें, वो क्या काम करेंगे, देखो इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर क्या लेंगे बेटा इसका हम लोग, वी हैव कंसीडर दैट टेम्परेचर इज T1। T1 टेम्परेचर में नोट कर लिया। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई अभी, हमने इस सॉल्ट की कंबशन नहीं कराई है बेटा, हमने क्या कर लिया, उससे पहले ही इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया, एंड दैट इनिशियल टेम्परेचर इज T1 बेटा, जो हमने यहां पे लिखा है। अब क्या हुआ, कंबशन ऑफ दिस सॉल्ट टेक प्लेस, कंबशन ऑफ सॉल्ट takes place with the help of इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हमने उस सॉल्ट की कंबशन कर दी है बेटा। क्लियर है। कंबशन ऑफ दैट सॉल्ट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड की हेल्प से ये हो गया बेटा, कंबशन हो गई है इस केस के अंदर। ठीक है। अब जब कंबशन हुई है तो हमने बताया था ये वॉल जो है कंडक्टिंग वॉल है बेटा, तो यहां से जो हीट है बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलेगी तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, स्टरर लगा हुआ है। और स्टरर क्या करेंगे, घुमाएंगे बेटा इसको इस तरीके से, ताकि जो भी टेम्परेचर बढ़े वो पूरे के पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज आ जाए। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम जब हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा थर्मोमीटर में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कुछ समय के बाद जाके वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसको कह देंगे फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर दैट विल बी T2। हमने देख लिया कि फाइनल टेम्परेचर कितना आया बेटा, T2 आया। और ये बात तो आपको पता ही होगी, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1। बेटा टेम्परेचर बढ़ा है क्योंकि कंबशन हुई है, कंबशन के कारण जो हीट जनरेट हुई है उस हीट ने क्या किया, वाटर को हीट अप कर दिया, और उसको हीट अप करने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर गया। तो वो आ गया T2 इज ग्रेटर देन T1 बेटा। जो T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1, वो केस वहां पे आ गया। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हम यहां पे नोट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, दैट चेंज इन टेम्परेचर विल बी डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बेटा। ये हो गया T2 माइनस T1।
कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो T2 माइनस T1 हुआ है उस केस के अंदर। ठीक है बेटा, ये आ गया केस। अब देखो हम इस केस में इस टेम्परेचर की हेल्प से एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारी की सारी प्रोसेस चल रही है, बिकॉज ये फिक्स्ड कंटेनर के अंदर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, वाटर का वॉल्यूम फिक्स है बेटा। तो अब हम चेक करेंगे कि ये चेंज इन टेम्परेचर कितनी हीट को जनरेट कर देता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देखो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बेटा, या मैंने डेल्टा टी कैपिटल लिखा है डेल्टा टी, ठीक है, इनटू मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर में आपने क्या मास लिया है सब्सटेंस का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा यू, हीट प्रोड्यूस मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। तो अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख देंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा सी, चलो मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, मास एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी जब हम इस सॉल्ट की कंबशन करेंगे। यहां से जब आप डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो आपको यहां से एनर्जी या तो जाउल्स में आएगी या किलो जाउल्स में आएगी। यू विल गेट एनर्जी इन जाउल्स और इन किलो जाउल्स बेटा, क्लियर है, दो चीज में आपको एनर्जी मिलेगी। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इन मोल्स, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट कि इसका मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्ट। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आए बेटा, सपोज करो इसके ए मोल्स आ गए, यहां पे ए मोल्स, लेट हमने मान लिया कि ए मोल्स बन गए इसके, तो ए मोल्स की इंटरनल एनर्जी हमने निकाल ली है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यू इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू, जो भी यहां से वैल्यू आएगी बेटा, दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय ए एंड दैट विल बी जाउल्स पर मोल। वो जाउल्स पर मोल आपको मिल जाते हैं बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल apparatus, ठीक है, वी कैन इजिली कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। बट ये एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ यहां पे कैलकुलेशन में एरर आने के चांसेस होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है। और अगर पर मोल पूछी होगी बेटा, तो आपको फिर ये भी याद रखना है कि कैसे निकालते हैं पर मोल का केस, क्योंकि वहां से जो आएगी वो जाउल्स या किलो जाउल्स में आएगी, पर मोल्स में नहीं आएगी, बिकॉज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो ये केस हो गया इंटरनल एनर्जी का। अब देखो ये तो हमारे पास था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट बी, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी बेटा, जो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की है, ये हमारे पास थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पे थी बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट की है। और जो चेंज इन एंथैल्पी है बेटा, ये होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी बेटा, ये बताया हुआ मैंने आपको।
अब इस केस में क्या करते हैं, देखो इसमें कुछ ऑपरेटर्स अलग से होता है बेटा। ऑपरेटर्स क्या होता है, इसमें हम कोई क्लोज सिस्टम लेके चलते, क्योंकि यहां पे वर्क डन होने के चांसेस होते हैं बेटा। ठीक है, जो हम जनरली बुक्स वगैरह में शो करते हैं इस केस के अंदर, वो क्या करते हैं बेटा हम लोग, हम एक ग्लास ले लेते हैं बेटा थर्माकोल का जो इंसुलेटेड होता है, और उस ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से होल कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं उसमें पानी फिल कर देते हैं बेटा। क्लियर है, और वही थर्मोमीटर डालते हैं उसमें टेम्परेचर चेक करने के लिए। डन। स्टरर डालते हैं बेटा उस केस के अंदर इस तरीके से, और फिर हम चेक करते हैं इसमें कि एंथैल्पी क्या आएगी। तो एंथैल्पी हमेशा ओपन कंटेनर में चेक करनी है बेटा आपको। यू हैव टू चेक दिस इन ओपन कंटेनर, और ओपन कंटेनर और एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों चीजें याद रखनी है, या तो ओपन कंटेनर में करोगे बेटा, या क्या करोगे आप, एट कांस्टेंट प्रेशर में इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला भी यही है। बस आप क्या करोगे इस केस में, डेल्टा एच एंथैल्पी कितनी प्रोड्यूस हुई है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच कितना मास हुआ है बेटा, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी क्या है कैलोरीमीटर की जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर केस। अब उसके बाद अगर आपको ये भी इंटरनल एनर्जी सॉरी एंथैल्पी भी अगर आपको किसमें करनी है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट की कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच पर मोल अगर आपको कैलकुलेट करनी है बेटा, तो यहां पे भी आपको क्या करना होगा, जो भी एंथैल्पी की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, दैट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मास। इस मास का कितना मोल आएगा, सपोज करो ए आ गया, तो वो आपको जूल्स पर मोल में मिल जाएगी एंथैल्पी बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और कई बार क्या होता है, देखो यहां पे जो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, दैट वर्ड इज हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर हम यूज कर रहे हैं उसकी हीट कैपेसिटी निकालने का भी एक मेथड होता है, और वो सेपरेट मेथड है बेटा। लेकिन आपके केस में आपकी क्लास के अंदर दैट वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली ये वैल्यू वहां पे गिवन दे रखी होगी आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सको। तो ये दोनों केस है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी है। जल्दी से नोट करो बेटा इन्हें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो बेटा अब हम आगे बात करते हैं। देखो यहां पे ये इंटरनल एनर्जी का और एंथैल्पी का हमने एक्सपेरिमेंटल केस खत्म कर दिया। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा देखो नेक्स्ट बेटा हमारा यहाँ पे
एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बेटा, क्लियर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें बेटा, तो इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एक लिखने का तरीका होता है बेटा, सिंपल एक फॉर्म में, डेल्टा आर एच, डेल्टा आर एच, इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी चेंजेस एंथैल्पी चेंजेस व्हेन number of moles of reactants are completely react with each other to give product in a balanced chemical reaction, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी या इवॉल्व होगी बेटा, मतलब सॉरी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं, एंड उसका जो चेंज होता है बेटा, दैट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब जैसे बात करें बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो मतलब कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है, वो कंबशन हो सकती है बेटा, वो डिसोसिएशन हो सकती है, सारी की सारी क्या है, रिएक्शंस ही है बेटा। तो इसलिए जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, तो हम एग्जांपल लेके चलेंगे बेटा इस केस के अंदर, एग्जांपल दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। ये वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि हम पहले कंसीडर कर चुके हैं इस एग्जांपल को, आपको क्वेश्चंस कराए थे, उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन था मीथेन के ऊपर। तो क्या होता है, मीथेन गैस है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन की जाती है बेटा उसकी, तो यू विल गेट CO2 प्लस H2O मिलता है बेटा वहां पे, 2H2O, और यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है बेटा दैट इज माइनस 890.3 किलोजूल होती है बेटा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को करवाने पे हमें इतनी एनर्जी लिबरेशन की फॉर्म में मिलती है, मतलब क्या होता है बेटा, इतनी एनर्जी क्या होती है वहां पे, लिबरेट होती है, क्लियर, जब क्या कराते हैं, ये वाली रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, किस रिएक्शन के लिए, इसके, और ये कब होती है, जब ये कंप्लीटली आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट CO2 और H2O बना देते हैं तो बेटा, क्लियर है केस। तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, पहला फैक्टर है बेटा इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, क्लियर है। अब देखो कैसे, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना एग्जांपल को, H2 प्लस O2, सपोज करो हाफ O2 ले लिया, फिर इट विल गिव यू H2O, ये लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, और ये दोनों क्या थे बेटा, गैस थी। तो जब ये लिक्विड फॉर्म से ये वाली रिएक्शन हो रही है,
H2 गैसेस से O2 गैस से जब आपस में कंबाइन कर रही है एट हाई टेम्परेचर और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क और विद द हेल्प ऑफ एनी कैटलिस्ट, तो उस केस में क्या हो रहा है, लिक्विड H2O बन रहा है। जब लिक्विड H2O बन रहा है बेटा, तो इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है -285.8 किलो जूल है, इतनी मिल रही है बेटा हमें। क्लियर है? अब देखो इसी के साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लूं सेम रिएक्शन का ही, ठीक है, ये गैस है बेटा, आप लिख लेना आराम से, G और G, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, अगर वो वाटर को स्टीम की फॉर्म में दे रहा है बेटा, तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, दैट इज -241.8 किलो जूल। देखो डिफरेंस है कि नहीं है बेटा दोनों में, कि अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है उसकी, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर वो गैसियस स्टेट में है, स्टीम की फॉर्म में है, तो उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब खुद सोचो बेटा, इसमें एनर्जी कम क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, इसको खुद गैसियस फॉर्म में रहने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसने जितनी हो सकती थी उतनी एनर्जी रिलीज कर दी, बाकी अपने पास रख ली ताकि वाटर के मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में रहे, स्टीम की फॉर्म में रहे। और इस केस में क्या हो गया, जितनी हो सकती थी एनर्जी रिलीज कर दी और वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई। दैट इज वाई इन लिक्विड स्टेट बेटा क्या है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि फिजिकल स्टेट का काफी फर्क पड़ता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर बेटा। क्लियर है? अब देखो सेकेंड फैक्टर, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड फैक्टर ओवर हियर, तो हम बात करेंगे बेटा क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव यू 2NH3 गैस बेटा। क्लियर? और यहां पे सपोज करो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी दैट विल बी 1 किलो जूल, लेट इट बी, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बेटा मुझे इसकी, तो हमने लिख दिया यहां पे 1 किलो जूल एनर्जी मिल रही है जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। अगर देखो मैं इस रिएक्शन को, ये 2 मोल्स के लिए है बेटा, इफ आई डू दिस रिएक्शन फॉर हाफ मोल, N2 प्लस 3/H2 गैस विल गिव यू 2NH3 की जगह NH3 बेटा। और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, A/2 किलो जूल, A/2 किलो जूल आ जाती है बेटा। क्लियर है केस? तो देख लो कि अगर आप फिजिकल स्टेट की बात करते हो तो उसमें भी चेंजेस आते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर बेटा। फिजिकल स्टेट के साथ साथ क्वांटिटी में भी चेंज आते हैं। अगर आप क्वांटिटी कम ले रहे हो तो एंथैल्पी शायद हो सकता है ज्यादा रिलीज हो, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो तो हो सकता है, सॉरी कम ले रहे हो तो कम रिलीज हो, ज्यादा ले रहे हो तो ज्यादा रिलीज हो बेटा। डिपेंड करता है कि किस केस को आप कंसिडर कर रहे हो वहां पे। अब देखो थर्ड केस, यू टॉक अबाउट थर्ड केस, तो ये आता है एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म। इफ टॉक अबाउट एलोट्रोपिक फॉर्म, तो कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है और अगर आप इसकी कंबशन कर रहे हो टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है बेटा और ये सॉलिड स्टेट में, देन द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन दिस केस 295, that will be 295 395.5 किलो जूल आएगा बेटा। क्लियर है? माइनस में। और अगर मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, अगर मैं इसी की जगह ग्रेफाइट ले लूं तो वो भी सॉलिड में होता है बेटा, O2 गैस, तो वो क्या मिलेगा आपको, ये भी CO2 गैस ही देगी, लेकिन यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, -393.5 किलो जूल। तो इस केस में एनर्जी कम रिलीज हो रही है और इस केस में ज्यादा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो एलोट्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन सा एलोट्रॉप्स किस तरीके से होता है। ठीक है ना, कौन सा एलोट्रॉप किस तरीके से है, उस केस के ऊपर भी एंथैल्पी डिपेंड करती है रिएक्शन की क्या होगी बेटा। डन बेटा। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ,
It also depends on temperature. Enthalpy of reaction delta HR डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बेटा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो, ऑन टेम्परेचर एज वेल. बेटा टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है. तो इस तरीके से ये 4 केस आते हैं और उन 4 केसेस में आपको याद रखना है बेटा कि एंथैल्पी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है. अब देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, तो आप किस तरीके से निकालोगे. सपोज करो मुझे कोई फॉर्मूला डिवाइस ड्राइव करना है बेटा इसके लिए, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी होता है. क्या होता है, डेल्टा एच आर, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है. मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है बेटा, देखो वो दे रखी है. सपोज करो ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी बेटा. अब मुझे यहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो बेटा, मैं कैलकुलेट करूंगा समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में जो भी स्पीसीज होगी बेटा उसका, माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, उसमें जो स्पीसीज होगी वो. तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा मैं कैलकुलेट करने के लिए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, कि प्रोडक्ट की समेशन, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो प्रोडक्ट पड़े हैं मॉलिक्यूल से बेटा, उनकी एंथैल्पी क्या है, उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को मैं माइनस कर दूंगा, एंड देन आई विल गेट कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उस केस के अंदर मुझे क्या मिलेगी. व्हाट विल बी द केस आएगा बेटा, उसमें क्या केस आएगा वहां पे, तो वो मैं वहां पे क्या कर दूंगा बेटा, मेंशन कर दूंगा और इजीली लिख दूंगा. तो ये केस आ गया बेटा. अब देखो इसमें वैल्यू पुट करूं मैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, या आ गया समेशन का मतलब क्या है बेटा, देखो C इंटू एंथैल्पी ऑफ C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ D माइनस समेशन A इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ B, ब्रैकेट क्लोज. इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे वेरियस वैल्यूज पुट करके कि एंथैल्पी क्या आएगी इन सब चीजों की, इनकी एंथैल्पी क्या होगी, इसकी एंथैल्पी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, फिर उनका डिफरेंस लेके वी कैन इजीली कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ओवर देयर. बेटा कर सकते हैं, नोट करो बेटा जल्दी से भी, फिर हम आगे मूव करते हैं इससे, ठीक है. देखो बेटा, अब हम इसी में बात करते हैं बेटा आगे. देखो बेटा, अब यहां पे कंसेप्ट और आता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन.
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा, क्लियर है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो हम क्या शो करेंगे, देखो यहां पे डेल्टा एच आर, ऊपर नॉट लगाते हैं बेटा। स्टैंडर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए किसी भी सब्सटेंस की, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की, वी हैव टू फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, प्रेशर कंडीशन, ये हमें कंडीशन फिक्स करनी पड़ती है। तो इसमें आपको बिना कुछ दुविधा के बेटा, जो प्रेशर कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट पे, दैट विल बी 1 बार। पहले हम 1 ATM लेते थे, लेकिन आजकल क्या कर दिया बेटा आईपैक कमेटी ने, उसको 1 बार में फिक्स कर दिया कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, then that standard enthalpy will be calculated or is calculated at 1 bar pressure. If we talk about temperature over here in reality temperature condition is different for डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं यहां पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर बेटा, ठीक है, तो जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, वी हैव टू चेक द मोस्ट स्टेबल स्टेट of that element, molecule and substance, जनरल वर्ड ले लिया बेटा, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, उस एलिमेंट, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, मॉलिक्यूल इज अचीव्ड एट विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो मोस्ट स्टेबल स्टेट अचीव होगी, उस टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लूं तो शायद आपको हैरानी हो थोड़ी सी, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो लिक्विड इथेनॉल जो है, लिक्विड इथेनॉल C2H5OH, उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बेटा, दैट इज 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, ये है बेटा। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन, वो भी सॉलिड, ठीक है बेटा, तो उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 500 केल्विन बेटा। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग होगा, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसपे वो एलिमेंट, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। तो आयरन 500 केल्विन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन फॉर अ टाइम बी और फॉर आवर कन्वेंशन, most of the substances are highly stable at 298 Kelvin or 25 degree Celsius. So in thermodynamics, standard temperature is 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ये बात याद रखने वाली है बेटा, ये बात याद रखने वाली है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा फॉर कन्वेंशन,
हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, इन केस ऑफ जो भी हम सब्सटेंस कंसिडर करेंगे वो ज्यादातर हाईली स्टेबल स्टेट शो करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट हाईली स्टेबल स्टेट शो करते हैं तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि यार चलो 298 केल्विन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के केस में वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गया है। और स्टैंडर्ड कोई भी चीज बेटा होगी, कोई भी अगर हम आगे फैक्टर यूज करेंगे जिसमें भी वर्ड स्टैंडर्ड लग गया है तो उसके सिंबल के ऊपर आपको नॉट लगाना होगा। यू हैव टू पुट नॉट ऑन द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड के सिंबल के ऊपर क्या लगाना होगा, नॉट। उसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है यहां पे। डन, नोट करो बेटा इसको। देखो बेटा ये नोट कर लो आप तब तक, मैं ये रद्द करता हूं। देखो बेटा अब नेक्स्ट होती है यहां पे थर्मो केमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होती है देखो बेटा, द एंथैल्पी और वी कैन से अमाउंट ऑफ energy released in a balanced chemical reaction is known as the amount of energy, the heat evolved or absorbed in a balanced chemical reaction is known as thermochemical equation, is known as thermochemical equation। उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह देते हैं। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह देते हैं। अब देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करें बेटा, तो इसमें पहला फैक्टर जो बात करेंगे, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, RXN मतलब रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, क्लियर है। सेकेंड, फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टर एंड प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन इन पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर फिजिकल स्टेट उनकी लिखी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गैसीय स्टेट में, जैसे मैं अगर इसको करता हूं CaCO3 सॉलिड स्टेट में, ये मेंशन होना चाहिए रिएक्शन के अंदर। सेकेंड, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो बेटा इसको, देन यू विल गेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सॉलिड है और ये गैस है बेटा। और यहां पे एंथैल्पी भी मेंशन होनी चाहिए, कितनी एंथैल्पी यहां पे रिलीज हुई है बेटा, A किलो जूल, B किलो जूल रिलीज हुई है, कंज्यूम हुई है, कुछ भी जो भी हुआ है वो सब कुछ लिखा होना चाहिए बेटा वहां पे। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या आती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी मेंशन्ड इन द और मस्ट बी रिटन इन द पेरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर लिखी होनी चाहिए बेटा उसमें, ठीक है। थर्ड, इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं यहां पे, अमाउंट ऑफ
एंथैल्पी इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मस्ट बी गिवन, वो भी गिवन होनी चाहिए बेटा। किसी भी केस के अंदर अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दैट मस्ट आल्सो बी गिवन इन द रिएक्शन बेटा, वो भी रिएक्शन में गिवन होनी चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह देते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस आ गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन का बेटा आपके पास, नोट करो बेटा इस केस को, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे बेटा, आप देखो अलग अलग तरह की एंथैल्पी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी एंथैल्पी हमारे सिलेबस में दे रखी है और कौन कौन से केस हमें मेंशन किए हुए हैं बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे केस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।